धमका रहा था ऑफिस वालों को, ऐसे ऐसे। हम लोग कहा यार ये छोड़ो, ये सबको हटा दे यहाँ पे। जो एक दिन जरूरत से ज़्यादा कर दिया, उसको धोए लोग, फिर उसके घर पता किए लोग, तो उसका घर रहने को ठीक नहीं था। इस टाइप के तो वहाँ गुंडई हैं, तो मन बढ़ई बहुत ज़्यादा हो गई है। योगी आदित्यनाथ आपको कहे पसंद है? हम कई बार आपके भाषणों में सुने कि ये चाइना बन जाए तो चाइना ठीक कर देंगे, ये हो जाए तो ये कर देंगे। आपको योगी जी का स्टाइल अच्छा लगता है, जो ये गुंडा फसाद ठीक किए हो? गुंडा फसाद को गुंडई फसाद की तरह ठीक करना चाहिए। ये आरती उतारने वाला चीज़ नहीं है यहाँ पे। गुंडई कियो मार दो, बाद में देखा जाएगा। बता देना जी गाड़ी पलटा था कि क्या पलटा था, बता देना, पहले इलाज हो जाएगा। कौन इंजेक्शन दिया था, टेबलेट इंजेक्शन बता देना है, खत्म कहानी। तो इस पे भी कई लोग कहते हैं ह्यूमन राइट वाइट जो चलता रहता है सब, कहियो ह्यूमनो राइट वालों को ना ही जिस दिन वो पकड़े जाएंगे वो भी कहेंगे बाबा बचा लो। इस सब मामले में बाबा एकदम सही है, नो डाउट। यहाँ एकदम अपराधी मुक्त होना चाहिए। कोई भी जगह अपराध कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं चाहिए, किसी जाति किसी धर्म का हो। बिहार की 5 बड़ी समस्याएं क्या है आपके हिसाब से? एक तो बाढ़ आए कोनो से कंट्रोल नहीं हुआ, ई बैल सबको आए बाढ़ कंट्रोल नहीं। पहले बताओ, ये असम और बिहार में हर साल बाढ़ कहाँ आती है? आजादी लाया जाता है बाढ़, देखिए आपको पता था, पैसा कमाने के लिए। उसको पता 1000 करोड़ का बजट निकालेंगे, 100-200 करोड़ बांटेंगे, 800 करोड़ का हो गया, केक कटेगा, सब में बटेगा। अगर हम बता रहे हैं ना कि वहाँ के लोग भी वही हैं। आप अपने यहाँ, हम लोग कहते हैं ना कि उस सीमांचल जो बाढ़ वाला एरिया है, कि वहाँ आप किसी नेता को घुसने ही मत दोगे। जब तक बाढ़ है तुमको घुसने नहीं देंगे यहाँ पे, घुसने ही मत दे, एकदम पूरा बाइकआउट कर देना चाहिए यहाँ पे। दूसरा, वहाँ पे एक बड़ी समस्या है, लोगों के पास पूंजी नहीं है, पैसे का अभाव है। पैसे का जब अभाव रहेगा तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इतना पैसे का अभाव है कि 10,000 12,000 के लिए मुंबई दिल्ली जाते हैं। हाँ, 10,000, अरे 10,000 में तो खुश रहते हैं, 12,000 में तो एक पैसा बहुत अभाव है, तो क्या कर पाएंगे। अब जब पैसा नहीं रहेगा तो उस हिसाब से एजुकेशन नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कोई हो, जैसे मैडम आई थी, वो कहेगी 3 लोग को बात करने नहीं बुझाता। अरे भाई, अमीर बहुत गरीबी देखा है इंसान, उसने इतना ज़्यादा गरीबी देख लिया कि एयरपोर्ट पे जाने के बाद साफ सफाई देखने के बाद आदमी को अजीब लगने लगेगा। तो कहेगा कि गंवार नहीं भाई, गरीब आदमी है। तुम भी पहली बार एयरपोर्ट पे आए होगे तो ऐसे ही हुआ होगा, आते जाते तुम्हें कॉन्फिडेंस हो गया कि ये बोर्डिंग गेट है और यहाँ लगेज ड्रॉप करना होता है। वो इंसान उस हिसाब से जी रहा है वहाँ। तो पूंजी वगैरह भी बहुत कमी है, क्राइम जो है वो बहुत भयानक लेवल पे है। और दूसरा क्या है ना कि सजा कितना दुश्मनी लेंगे नहीं, बोलते बड़ी ज़्यादा है। मतलब एक तमाचा मारना रहेगा तो 25 गो आएगा, सब धुआं कर देंगे। कौन है यहाँ पे, 1-2 तमाचा मार के चल जाएगा, और फिर ई जाएगा तो उसको मारेगा। भाई इतना हल्ला काहे कर रहा था? अरे आप क्या तो अस्पताल में को दिखाने हो, कूट देते हैं आजकल, बड़ा खबर वायरल हो रहा है। अस्पताल मतलब अस्पताल में PMCH कहाँ, बड़ा रोज, हर दिन तो हर चौथे दिन खबर पढ़ते रहते हैं हम। अच्छा, PM से पाप, उसमें आप एक बार इलाज कराने चले जाइएगा ना तो आपका हिम्मत कांप जाएगा। हम जमीन पे लेटे हुए आदमी को देखे हैं और उस पर उसका अटेंडेंट ऐसे पानी लेके चढ़ा था, उसको पानी चढ़ रहा। अरे हम खबर पढ़े चूहा नाखून खा गया भाई, हमारा दिमाग खुद खराब हुआ, हम कैसा। अच्छा, चूहा नाखून खा गया ना, तो एक बार हमको ये भी नहीं समझ में आता है, जिसका मरीज था उसका अटेंडेंट वह कहाँ गया था। ये भी तो देखिए। अरे हो सकता बहुत। तो ये बताइए, एक मरीज पे एक डॉक्टर तो नहीं ना खड़ा रहेगा, उसका मरीज का साथ जो आता है उसको भी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और आप तो सोया होगा, इंजेक्शन लगा। अच्छा, हाँ ये भी बात है, वो तो बेचारा मरीज है, उसको क्या समझ में, उसको इंजेक्शन लगाया होगा, वो सोया होगा, बगल वाला खर्राटा ले रहा होगा। जैसे हमारे आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो अब हम लोग क्या ऐसे छोड़ देंगे लोग? लेकिन अगर बिस्तर हो, बेड हो तो ठीक है, अगर भुइयां में बिछा पड़ा है कि उन्हें, हाँ ये हो सकता है कि जमीन पे बिछा के कहीं सोया होगा। रेलवे स्टेशन अस्पताल में तो मोटा मोटा चूहा भी, बहुत तंदुरुस्त चूहा होते हैं, सर काट लिया होगा यहाँ पे, क्या कहिएगा। तो बहुत ही सबकी समस्या है। और एक और भी खराबी है ना कि आप वहाँ किसी एक आदमी का पूरा नाम बताइएगा, बता देगा कि किसको वोट देगा ये। हाँ, तो जब आपको पता ही है कि आप किस ब्रांड का जूता खाएंगे तो फिक्स है आपको उसी ब्रांड का जूता हर साल खाना है आपको, और फिर आके गरियाना है कि ये ऐसे नहीं होता है, वैसे होता है। एक मूलभूत ये सब समस्याएं हैं बहुत ज्यादा। अटल जी कहते थे कि माना कि अंधेरा घना है बट दिया जलाना कहाँ मना है। कोई उम्मीद दिखती आने वाले सालों में कि बिहार भी बेहतर होगा? फिर अगेन बिहार नहीं, बिहारी को बेहतर बनाने की जरूरत है, और सबसे पहले अपनी पूंजी के दम पे अपने खड़ा होने के लिए। बिहारी तो इतना सारा IAS PCS अधिकारी निकल रहा है, बिहारी तो बेहतर हो ही रहा है। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बिजनेसमैन होता है, नौकरी करने वाला केवल अपने के लिए काम करता है, बिजनेसमैन ही दूसरे को देता है। एक बिजनेसमैन 10 लोगों को रोजगार देता है, अगर छोटको बिजनेसमैन है तब। तो बिजनेसमैन आता है तो उसका TV खोल लेते हैं सब। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है वहाँ पे। कोई जैसे अभी हम आपको बताते हैं, अगर हमको किसी को नोएडा में यूनिवर्सिटी खोलनी है तो नोएडा यूनिवर्सिटी अगर खोलना है ना, 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट आपको जमीन उमीन अलॉट करके दे देगी, आराम से मिल जाएगा आपको, कोई झमेला नहीं। उस पर भी आपको लीज दे देगी कि जो बचा हुआ पूंजी आप यूनिवर्सिटीज़ के डेवलपमेंट में लगाइए। हम आपको कहते हैं 5 साल तक पैर घिस कर रगड़ दीजिए, वहाँ नहीं मिलने वाला है।
बिहार में नहीं देगा कौन, गवर्नमेंट के पास है ही नहीं है, देगी भी नहीं गवर्नमेंट। और दूसरा जो मिलेगा वो विवादित मिलेगा। तो कोई कंपनी वाला आता है पैसे, हम तो एक बिजनेसमैन को जानते थे, कोई इन्वेस्टमेंट करने के उद्देश्य से आया था और 6 महीना तक बड़ी घूमा और उसके बाद चला गया। कहा कि जहाँ जा रहे हैं वो पूछ रहा है कि हमको कितना मिलेगा, हमको कितना मिलेगा। भैया ये भी शुरुआत में ये हाल है तो हम क्या करेंगे। आपने सपोज कीजिए आप एक कंपनी खोल दी है, फैक्ट्री खोल दी है, तब छोटा सा में तो फैक्ट्री खोलेंगे नहीं। अब वो जो बाउंड्री कराना है ना, आप नहीं करा सकते अपने से। उस एरिया का एक फिक्स होगा कि ये एरिया का ठेका यही लेते हैं। अब जो ईंटा बाहर 10 रुपये मिल रहा है ना, आप वहाँ 15 रुपये में खरीदेंगे। जो टाइल्स बाहर 400 का मिल रहा है, आपको उससे टाइल्स खरीदना है, वो 700 में देगा आपको, फिक्स है। तो इसे करते करते सब वहाँ से भागने लगे। और ये चीज़ें है ना, बड़ा इंसान कुछ बोल नहीं पाता है, वो चुपके से अपना रास्ता लेके निकल जाता है। तो ये सबको पता है, सब इस सिस्टम का ऐसा बदलता का है नहीं, सबको मजा मिल रहा है, इसलिए कोई नहीं, सब में बट रहा है। और पब्लिक उसी हिसाब से, जब तक पब्लिक नहीं बदलेंगे, सोचिए वहाँ देवर भाभी का अश्लील गाना मिलियन में जाकर रिकॉर्ड बना देता है। हाँ, मतलब बिहार का इमेज होगा ढोंडी चाटना। यही सब चीज़ तो रह गया यहाँ पे, बेशर्मी हो गई है ये चीज़ें। इस पे सरकार सेंसर बोर्ड ये सब नहीं लगा पाई है। तो कितना शर्म की बात है कि अश्लील गाने ट्रेंडिंग पे चले जा रहे हैं, नंबर 1 चलते सारे, नंबर 1 चले जा रहे हैं। तो ये हो गया। एक सिंगर से हम मिले तो उसने वो अश्लील गाने गाता था, तो इत्तेफाक से कहीं ऐसे मुलाकात हो गई किसी पार्टी फंक्शन में, वो भी आया हुआ था। तो हम कहे है, तो कहे खान सर अगर हम लोग सब गाना गाने लगे तो कोई सुनबे नहीं करेगा। हम कहे इसका अलग रोना है भाई, तो हम ही को समझा रहा है। हम कहेंगे भाई अब क्या करें, हम करें कि हम सब गाना गाए हैं और लगा दिखाने कि देखिए इसको कितना लोग देखे हैं, इसको कितना देखे। 2-4-10% का अंतर रहता तो समझ में आता, वो कोई देखबे नहीं किया। तो मतलब हमने गिरने को उत्थान मान लिया है। हाँ, यही सही से कहानी है। अच्छा, बिहार में जातिवाद में आपको लगता है कब वो खत्म होगा? जात पात खत्म क्यों नहीं हो जाएगा? एजुकेशन अभी देखिए क्या है ना, जो समाज में ना जो एक 20-25% लोग होते हैं वो हमेशा प्रोग्रेसिव सोच के होते हैं, बट उनकी जनसंख्या बड़ा धीमी गति से बढ़ रही होती है। और समाज में जो रूढ़िवादी सोच के लोग होते हैं ना, उनकी संख्या एक तो पहले से ज़्यादा है और उनकी संख्या भी बड़ी बढ़ रही होती है। और समाज में वही चारों ओर ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा लगता है ये समाज ही नहीं बदल रहा है, बट धीरे धीरे समाज वहाँ भी बदल रहा है। मैं बिहार में कई नेताओं का मैंने पॉडकास्ट किया, तो उसमें एक बीच में डेटा आया था कि बिहार में 1200-1300 परिवार है जिनके परिवार के लोग ही 70-80-90% बिहार में सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। ये पूरे इंडिया की बात यही है। यूपी में भी तो वही है कि वो डायनेस्टी चलती आती है। तो कोई जरूरी नहीं कि केवल आप बिहार को ही बोलिएगा। यूपी में कोई भी बड़ा नेता देखिएगा, उसके या तो फादर नेता होंगे या तो उसका बेटा आ गया होगा। तो अगर सिस्टम चेंज करना है, जैसे आपने कहा ना कि टॉप पे जाओ, टॉप पे जाके नीचे बदलाव करो, तो पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा या दूर रहकर भी हो सकता है? चीज़ें सही हो जाती हैं तो दूर से ही कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी तय कर दीजिए। जैसे मान के चलिए आप राशन कार्ड बनवाने के लिए गए, तो उसका या तो 15 दिन के अंदर बनाओ या तो प्रॉपर रीजन दे के रिजेक्ट करो। बट यहाँ क्या है ना, ओपन है, वो 15 दिन का 15 साल लगा देगा, तो फिर उसके लिए उसको पैसा देना पड़ता है। आपका आधार कार्ड में नाम गलत हो गया, 10 दिन के अंदर उसको सही करो या तो प्रॉपर रीजन दे के खत्म करो। आप प्रॉपर लिख के दो कि इस रीजन से नहीं कर पा रहे हैं, वो देगा यहाँ पे। तो आपने क्या किया ना, टाइमिंग नहीं रखा है, जिस वजह से अधिकारी का मन बढ़ा हुआ है। अच्छा तुमको जरूरत है, आप बताते हैं तुमको। अब हो गया वही काम यहाँ पे। जब उसको दिख रहा है कि इस इंसान को 10 दिन के अंदर काम है, लेकिन हम करेंगे ही नहीं, तो कुछ चीज़ें तो गवर्नमेंट इनिशिएट शुरुआत में ही सही कर सकती है, लेकिन ये करेगा कौन? मान के चलिए वो 10 दिन में नहीं किया, तो आप इसके लिए कोर्ट में जाएंगे। और सबसे ज़्यादा चीज़ें कहाँ अटकी हुई हैं? कोर्ट में। मोदी जी जब चुनाव नहीं जीते थे तो कहते थे मैं जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाऊंगा। एक तो 80% समस्या उसी समय खत्म हो जाएगी जितना लोकसभा में सांसद बैठते हैं ना, संसद भवन में जितना सांसद बैठते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उतना ही जज बैठाइए, खाली बैठेगा लोग यहाँ पे। अरे भाई साहब हमारे यहाँ कोई केस है, ले इधर आओ, तुमको सुबह में भी बुलाया, तुम एक काम करो 3 बजे फिर आना, एक के दिन में 2 बार तारीख लगेगा। चलो इसी मैं कहता हूँ, देश में कानून व्यवस्था में 2 तरीके से है, एक आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए। कानून व्यवस्था किस पे चलता है? वकील पे। पैसा है, बढ़िया वकील है, पैसा नहीं है, बढ़िया वकील नहीं है। तो एग्जैक्ट वैसे ही जैसे सुनवाई कैसे होता है खट से? नहीं, वो उसके पास वो एक लेगेसी है, उसके पास उसकी पूरी टीम है, वर्क कर रही है, सब कुछ कर रहे, बढ़िया पैसा वाला वकील। लड़ते भी केस बहुत मजबूती से हैं, ऐसा नहीं हुआ। जैसे डॉक्टर में क्या है, आपके पास पैसा है, आप बढ़िया डॉक्टर देख लीजिए, और पैसा नहीं है तो नॉर्मल डॉक्टर से जाके दिखाइए। तो क्या फ़र्क थोड़ी, पढ़ा तो दोनों सेम है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उस अपनी चीज़ों को रखने का तरीका है। ठीक है, अब पॉलिटिकल सेगमेंट में बात करते हैं। इंदिरा गांधी को आपने कहा कि बड़ी मजबूत प्रधानमंत्री रही, और अभी शायद आपने कहीं जिक्र भी किया था वो होती तो मार-मुर के पाकिस्तान को एकदम ठीक कर देती।
आपको लगता है इंदिरा गांधी जी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री रही है भारत, आजाद भारत की? डिसीजन लेने में ज्यादा नौटंकी नहीं करती थी वो, उन्हीं का डिसीजन है, उनको मतलब उनकी हत्या का कारण उन्हीं का डिसीजन पड़ा, क्योंकि जो इंटेलिजेंस थी उन्होंने हटा दिया था उन्हें, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो उन्हीं का डिसीजन था। तो डिसीजन लेने में बहुत स्ट्रिक्ट थी मोदी जी। डिसीजन लेने में क्या है ना कि अगल बगल में 10-15 लोग हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलेगा कि नहीं चलेगा, अब डोभाल साहब बताएंगे। डोभाल साहब बहुत अच्छे हैं, बट अब एज हो गया है, एक एज के बाद आदमी थोड़ा, सबका होता है, आज से हम लोग का भी जब एज होगा तो शायद इतना नहीं एक्टिव हो पाएंगे आदमी, तो ये थोड़ा सा उनमें है गड़बड़ी। इतना बढ़िया मौका मिला था, दो धागे बराबर करना चाहिए था ऑपरेशन सिंदूर में, मतलब इतना उम्मीद पाल के हम लोग रखे थे, ये तो बात है कि मतलब दिल पे लात रख दिए मोदी, कचर दिए एकदम, बहुत तकलीफ लगा, बहुत तकलीफ। पाकिस्तान में बोलता कि सीज फायर कर दीजिए, आप काहे सीज फायर कर दिए? हाँ, तो वो तो ढापा बोल के चला है पाकिस्तान ने यूएस से कहा, यूएस ने हमसे कहा, जो खबर आ रही थी। फिर आपकी सोवरेनिटी कहाँ चली गई? संप्रभुता हम किसी की बर्दाश्त नहीं करते। मैंने ट्रम्प आप बोल देगा वो पेट्रोल पंप तो हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रम्प, तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा। पाकिस्तान पे आपने क्या बदलाव किया? आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा? मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमने उनके घर में, बाथरूम में, किचन में घुसकर बता दिया कि अब हमारे यहाँ आओगे तो हम तुमको घुस के फिर से तुम्हें ठोकेंगे। कौन वाला मिसाइल मारे हैं? जाके ढलैया तू रहा है खाली, मैंने घरों नहीं उड़ाया है, जिस चीज पे गिरा है ना उसका एगो कोनवा मारा है। तो किस लेवल का आप मिसाइल मारे हैं? मतलब आप पब्लिक को दिखाना चाहते थे कि हम हमला किया। आप पर्सनली खुश नहीं जिस तरह से कार्रवाई हुई, और स्ट्रांग होनी चाहिए थी? आप बताइए, ये मतलब ये दिखा कि हम इंडिया में लोगों को दिखाएंगे कि हमला किए हैं, और वहां कह देंगे कि भैया ये जवाब था, उतना बड़ा हमला नहीं था। मतलब आपका मिसाइल पूरी इंडिया को क्रॉस करके जाता है और पाकिस्तान के एयरबेस पे गिरता है। उस एयरबेस की पूरी बिल्डिंग नहीं तबाह होती, उसका एक कोना तबाह होता है। पूरा एयरबेस उड़ना चाहिए यहाँ पे। हमला मतलब जिस तरह से रूस कर रहा है, हमला मतलब जिस तरह से इजराइल कर रहा है, तब ना जाके कोई। अच्छा, तब फुल फ्लेजेड वॉर होती अगर हम पूरा उड़ा देते। वो कह रहे हैं कि मैसेजिंग के लिए हमने किया, कि मैसेज दे दिया कि आतंकवादी मार दिए 100। देते रहिए मैसेज, इसमें क्या मिला? आपको लगता है पाकिस्तान फिर हिमाकत करेगा? इससे कितना, देखिए पूरी दुनिया का ध्यान था कि इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगाया था चाइना पे। ये चीज चाइना की थी और हम लोग क्या किए? अब डोभाल साहब को कौन समझाएगा? ये ऑपरेशन जो पहलगाम हमला हुआ था, ये पाकिस्तान द्वारा कराया गया था। इसका मेन मास्टरमाइंड चाइना था। उसके ऊपर इतनी टैरिफ लग गई थी, पूरी दुनिया चाइना की बात कर रही थी। एप्पल शिफ्ट हो गया था इंडिया में, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रहे थे। उसको चाइना को दिख गया कि भाई साहब ये पैसा, चाइना एक चीज जानता है, भाषणबाजी नहीं, उसको कहना पैसा लगाओ। पैसा आ गया ना तो 20 गो दिमाग वाले को रख लेंगे। अब पैसा नहीं है ना तो अपनो दिमाग काम नहीं करेगा। सही बात है। तो चाइना का सीधा सिंपल है, हम लोग भाषणबाजी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजुकेशन, तो ये तो इसको भाषणबाजी रहने दो। यहाँ पे पैसा रहेगा, अपना फर्स्ट क्लास सेक्रेटरी रख लेना। यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास पावर है, पैसा है, बड़े बड़े IAS अधिकारी एक्सपीरियंस लेके उनके पीछे रहते हैं, यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे चाइना ने यही काम कर दिया। चाइना का ड्रोन टेस्ट हो गया, चाइना का मिसाइल टेस्ट हो गया, चाइना का रडार टेस्ट हो गया, और चाइना ने यह भी टेस्ट हो गया कि भारत जब हमला करेगा तो किस तरह की मिसाइल और किस तरह का एयरफोर्स लेके आएगा। चाइना खुश, पाकिस्तान को क्या जाता है? पाकिस्तान का वो जो सेना प्रमुख है आसिफ मुनीर, अपने को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। हाँ, वो भी गजब था। हम मतलब एक तो उनके छाती में इतना बैश लगा, मैं आज तक जान नहीं पाया कि कौन सा जीते वो इतना, और ऊपर से फील्ड मार्शल। और जो फोटो शहबाज शरीफ दिए वो चाइना वाली फोटो थी। अब ये क्या कहिएगा, हमको क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर से? हम किसी से पूछते हैं क्या मिला? तो आपकी नजर में क्या मिला हमें ऑपरेशन सिंदूर से? पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिला? हाँ, एक तो सेना का मनोबल आप लेके चले गए। सेना पूरी फुल फ्लेजेड आप बॉर्डर तक पहुंचा के लेके गए थे, सबकी छुट्टियां कैंसिल कराए थे। क्या क्या हुआ था? हम अपने बटालियन, NCC बटालियन में जाके वो कहते, क्योंकि हम लोग जब करते थे तो बताया गया था कि आप लोग अपने बटालियन में आके वो करिएगा, तो हम लोग भी तैयार बैठे थे कि क्या पता उस समय नहीं हुआ था, इस समय मिल जाए, थूर थार दें यहाँ पे। सही में हम छुट्टी दिए थे 3 दिन अपने यहाँ कोचिंग इस बार। हाँ महाराज, इस टाइम तो आपका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा होगा। नहीं, वो उसमें कितना टाइम लगता है? 1 दिन। अच्छा, कोई बहुत बड़ा धूमधाम थोड़ी करना है यहाँ पे। हमारा तो जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन हम क्लास लिए थे, सब रिसेप्शन वाला कर रहे थे। तो बॉर्डर पिक्चर का 60 वाला हो गया। उधर ब्याह हुआ, उधर तो चलो। हाँ, तो हमारा तो उस क्लास ले रहे थे यहाँ पे। तो क्या कहिएगा, ये ऑपरेशन सिंदूर इतना बेहतरीन मौका था समझाने का, आप उसको कुछ एक बढ़िया चीज को डैमेज कर देते। चलो, नुकसान क्या हो मुझे बताओ ऑपरेशन सिंदूर? जैसे आप मुझे कह रहे हो कि
हासिल नहीं, मतलब आपकी बात सुनकर जो मुझे लग रहा है, ऑपरेशन सिंदूर से भारत का क्या क्या नुकसान हो? मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। कश्मीर का जो हम लोगों ने आप मीडिया से जुड़े। अरे मैं वो काम नहीं किया हूँ। मैंने कराची एयरपोर्ट नहीं उड़ाया था। हाँ, अब देखिए कश्मीर का जो सस्टेन हुआ था, इतना मुश्किल से कश्मीर अपने रास्ते पे आया था, वो कश्मीर तबाह होते गया। हम लोग का जो सेना का मनोबल था, नेवी एयरफोर्स रखे रह गए कि हम लोग कभी युद्ध करेंगे, ये कभी किए नहीं। यहाँ पे इंटरनेशनली ऐसा पाकिस्तान साबित कर रहा है और बड़े देशों में ये दिखा चुका है कि पाकिस्तान अपर हैंड में था, क्योंकि सीज फायर पाकिस्तान ने तो नहीं किया और ना ही कोई उसने बोला यहाँ। और उसे पता है कि आप गर्मी के दिन में खुद ही हमारे तो जयशंकर साहब ने कहा ना कि पाकिस्तान ने हमें कॉल करवाया था, उधर रिक्वेस्ट करवाई थी सीज फायर की, तो ये मान लिए। हम किसकी बात मानेंगे? मतलब बदला ले लिए, सीज फायर कर दिए, हो गया। मतलब इनका तो सीज फायर ने मैसेज दे दिया, हम अपना ऑपरेशन जारी रख रहे हैं। इनफैक्ट जब पत्रकारों की अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी तो उसमें भी ये सवाल आया था और हमने भी उनसे पूछा अमित शाह साहब से कि टेररिस्ट नहीं पकड़े गए, तो उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म को मारना चाह रहे हैं। टेररिस्ट तो वो शराबी है या धर्म के नाम पे भटका हुआ आदमी है जिसे कुछ पैसा देकर या नारा लगवाकर आगे भेज दिया गया, हम रूट कॉज को मार रहे हैं। कितना परसेंट डाउन होगा इसके बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितना परसेंट? आपका क्या आकलन? आप तो 1% कमी नहीं आएगा, उन सबका और मनोबल बढ़ जाएगा इसके बाद, क्योंकि पकड़ाया ही नहीं है सब। ये बताइए, इजराइल जो किया है उसके बाद हमास हिम्मत करेगा? नहीं। तो फिर यही बताइए, आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हम पर्सनली बता, देखिए हम हमेशा एक चीज को लेके हो जा रहा है कि हमें अपनी सेना का मनोबल, सेना का इज्जत, सेना सर्वोपरि होनी चाहिए। तो ये जो बीच में सेना आ जा रही है ना, तो इस वजह से इंसान को थोड़ा सा बोलने में लगता है कि सेना मतलब सेना, उन्होंने अपना सब उससे मतलब उस पर सवाल उठाओगे तो फिर आपकी देशभक्ति सवाल उठ जाएगा। नहीं, उठाना भी नहीं चाहिए। उनकी क्या गलती है? आपने आदेश ही नहीं दिया, इंदिरा गांधी ने दिया था। बट इंदिरा जी का भी, जैसे अगर मैं दौर बात करूं सर, क्योंकि मैंने उस पर भी स्टोरीज की थी, 1971 वाली जो बात है उस पर भी एक आता है कि उस टाइम ही पाकिस्तान ने हमारे कई सारे फौजियों को कैद करके रखा था और वो कैदी जिनके बारे में आया कि वो मर गए, बाद में बहुत सारी चिट्ठियां आती रही, ऐसे सैकड़ों फौजी, शायद 50 से 54 हमारे फौजी थे। मूवी भी बनी, उससे मूवी बनी, दीवार बनी थी अमिताभ बच्चन की, जिसपे आते रहे धीरे धीरे धीरे, और उनकी हमने बार्गेनिंग नहीं की, हमने कश्मीर बार्गेन नहीं किया, जबकि हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था। 93,000 सैनिक थे, अगर इंदिरा जी चाहती तो या तो कश्मीर का मामला सॉल्व कर लेती या कम से कम 93,000 के बदले 52 कैदी, हमारे 52 सैनिक जो है वो ले सकती थी। बट उन्होंने भी प्रेशर में बाद में छोड़ दिया। एक युद्ध के बाद, बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा युद्ध होने के बाद भी कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रेस्टीज इस दाव पे लग गया था। हाँ, उस बार निक्सन उसकी पूरी इज्जत प्रतिष्ठा दाव पे हो गई। वो तो मटिया मिट कर दी थी इंदिरा जी ने पूरा बर्बाद कर दिया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि इंदिरा गांधी का जिद अमेरिका के लिए द्वितीय पर्ल हार्बर ना बन जाए, क्योंकि अमेरिका का ईगो होता तो लड़ जाता, डायरेक्ट आके भारत से लड़ जाता। ट्रम्प पगलाया आजकल, जैसे ट्रम्प पगलाया। निक्सन तो एक से बड़ा पागल था। अब आज की जनरेशन को नहीं पता निक्सन के बारे में, तो अलग बात है यहाँ पे, या फिर लोग लिटरेचर से इतने दूर हो गए कि निक्सन का कौन पढ़ रहा है। तो इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं उस चीज को थी, वो प्रेशर झेल रही थी, उस प्रेशर के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया। हम पर हमला करने के तैयार थे, वो तो रशिया दोस्त थे हमारे, दोस्त थे तो बचा लिया। तो लेके चला आया तब 7वां बेड़ा अपना, वो हमको ठोक देगा, पूरा बढ़िया से लेके आया था वो, अब मार देता वो। अमेरिका अपने एलाइज को कभी नहीं छोड़ा है, पूरा उसका हिस्ट्री रहा है, अपने एलाइज को उसने हमेशा बचाया, भले लेट से बचाया है। वो अमेरिका के चाल है कि उसका अपने दोस्तों को बड़ा लेट से बचाता है, पहले तुम बर्बाद हो जाओ तब हम तुम्हें बचाएंगे। जैसे यूक्रेन, जैसे ईरान, जैसे कुवैत, जिसको बचाता है ना बड़ी लेट से बचाता है, कहता है कि तुम मेरा दोस्त रहोगे ना, हमेशा मेरे ऊपर डिपेंडेंट, मतलब तुम्हारा 2 टांग टूट जाए, एक हाथ कट जाए, एक अंधे हो जाओ, एक किडनी खराब हो जाए, तब बचाएंगे, फिर मैं तुमको खाना पीना दे दिया करूंगा रोज एक प्लेट, बस तब उसको बचाने तो कौन दोस्त है अमेरिका का, पाकिस्तान या हम? उस समय तो वही था। आज के दौर पे भी वो पाकिस्तान को ही हम लोग के लिए रखता है, क्योंकि उसे पता है कि चाइना के बाद इंडिया को काउंटर करना है, और इंडिया के लिए पाकिस्तान है। और इंडिया पाकिस्तान दोनों काउंटर करना है, तो इंडिया चाइना दोनों काउंटर करना तो पाकिस्तान से। हाँ, वो पाकिस्तान को लेकर रखता है। उसने हिलेरी क्लिंटन 2011 में आके क्लीन चिट दे रही है पाकिस्तान को कि आपको पता नहीं था कि ओसामा बिन लादेन है। वो उसके भैया उसके आर्मी कैंप के बाहर में खड़ा था, हिलेरी क्लिंटन। और जबकि सारे अभी नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आई है उसमें दिखाया गया कि जितने आतंकवादी थे, वो सब पाकिस्तान में पकड़े गए, सब के सब वहां पे। तो पाला भी तो यही था। ओसामा बिन लादेन को जन्म किसने दिया? अमेरिका ही नहीं तो। सद्दाम को भी इन्होंने बनाया था बाद में। अमेरिका तो पॉलिसी रही है। हाउ यू सी अमेरिकन गवर्नेंस स्टाइल, कि अपना एक बंदा ना मरे, इराक में जाके हजारों मार दिए, अफगानिस्तान में जाके हजारों मार दिए, पाकिस्तान में घुसे लादेन को उठा लिए। कैसे देखते हो आप अमेरिकन स्टाइल ऑफ गवर्नेंस? उन लोग का एक फिलॉसफी अलग है कि अगर आप राजा बनने के लिए 50,000 लोगों की हत्या कर दिए और राजा बन गए तो आप हत्यारे नहीं है।
लेकिन अगर आप राजा बनने के लिए 50,000 लोगों को मारे और राजा नहीं बन पाए तब आप हत्यारे हैं। उनकी थ्योरी सिंपल। इतिहास कौन लिखेगा? इतिहास कौन लिखे? मार दिया वहां पे, कोई मर्सी नहीं। एक कश्मीर में अगर कोई गलती से इंडियन आर्मी की गोली से क्रॉस फायरिंग में चल जाते, ह्यूमन राइट वाले कूद जाते हैं। गाजा में क्यों नहीं कूदे? बात तो ये है कि भाई आपकी लड़ाई ठीक है, बट 1-2 साल का बच्चा जो मर रहा है तो गलत है। ये क्या किया है 1-2 साल का बच्चा? हमास ने जो गलत किया बिल्कुल गलत किया। उड़ा दो पूरा हमास को, लाइन से खत्म कर दो। चलो आपने इजराइल पैलेस्टीन में जिक्र कर दिया, क्योंकि मैंने पहला वीडियो आपका इजराइल पैलेस्टीन में देखा था, और इजराइल पैलेस्टीन में बड़ी चर्चा होती है, अभी भी चर्चा चलती है कि 14,000 बच्चे मर जाएंगे भूखे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बीबीसी की रिपोर्ट आई थी। इजराइल पैलेस्टीन में आप किसे गलत मानते हो? हालांकि वहां दोनों का अपना सच है, दोनों का अपना सही है, दोनों का अपना गलत है, जिसको इतना आसानी डिकोड करना आसान नहीं है। फिर भी क्योंकि आप इजराइल में बहुत बात करते हो आप, और आपको इजराइल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस बहुत पसंद है, ये मैं आपके बहुत वीडियो में देखा हूं, फिर किसे देखते हो आप? क्योंकि आज आपने बच्चों का जिक्र किया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर दुनिया इकट्ठा होती है, और जब आप इजराइल की तारीफ करते होगे तो आई एम श्योर आप पर भी लोग क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन करने लगते हैं कि इजराइल का तारीफ कर रहा है, ये कर रहा है, तो भाई लोग इस पे भी सलाह बना देगा वीडियो की, पानी पी लिया सर ने इस सवाल पे। हाँ, अरे नहीं पूछने दीजिए उन लोग को। इन दोनों के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अरब देश जिम्मेदार है। ओके, ये इजराइल फिलिस्तीन वगैरह नहीं। जैसे हम लोग किसी को नहीं कहते हैं कि 20 आदमी मिल के किसी बच्चे को कहे कि तुमको डांट दिया, वो विधायक तुमको डांट दिया, मार। वो 20 आदमी जाके चढ़ा दिया उसको, और उधर से निकला AK-47 लेके, तो 20 भाग गए सब, वो पकड़ा गया है, वो अभी तक पिटा रहा है। आई 20 कह रहा है सब हम आएंगे, अब पिटा रहा है 80 साल से। वो जाएंगे कहाँ? ये बताइए, वो जाएंगे कहाँ? उनको तो जाना नहीं है। और ये क्या करते हैं अरब वाले और ईरान वाले, प्रॉक्सी लगा के हमास को खड़ा करके वहाँ चलाते हैं। इजराइल का भी क्या है, इजराइल ने भी ऐसा शर्त रखा है कि वो लड़ाई खत्म नहीं होगी। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन अपनी नेवी नहीं रख सकता है, एयरफोर्स नहीं रख सकता है, नेवी नहीं रख सकता, आर्मी नहीं। आज हम अगर श्रीलंका को बोल दें कि श्रीलंका तुम नेवी, एयरफोर्स, आर्मी नहीं रख सकते, कल को श्रीलंका से मार हो जाएगा हम लोग का। हाँ, बट मतलब वो अपने वही वाले अमेरिका वाली बात, बस अमेरिका वाली बात। तो ये भी तो गड़बड़ है ना। वो देश है, आप उसका जितना टुकड़ा करना है या जो करना है आप कर लिए, अब उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। बचा कितना? वो इतना था, इतना होते इतना रह गया। अब उसको मान्यता भी नहीं दे रहे हैं आप। तो यही बात है ना, वहां पे आपने शर्तें ऐसा रख दिया कि वो कभी लड़ाई शांत नहीं, उनका कभी खत्म होगा, कभी युद्ध तो हो जाएगा। तो जब तक खत्म होगा तब तक पूरा खत्म कर चुका रहेगा। अभी गाजा के बीच में वो 5-5 किलोमीटर का सड़क ले जा रहा है, मतलब ये कॉलोनी बसेगी, 5 किलोमीटर सड़क, फिर 5 किलोमीटर चौड़ी एरिया खाली, मतलब ना वो एकदम क्लस्टर करके रख देगा। और आने वाले लगभग 2035 तक का इन लोग का प्लान है कि गाजा के लोगों को पूरी तरह खत्म कर देगा। पहले इसे क्लस्टर बनाएगा, फिर उसमें कुछ क्लस्टर को उठा के सोमालिया में बसा देगा 2035 फिलिस्तीन के लोगों को। पहले गाजा से करेगा, पहले गाजा है उसको पार्ट बाई पार्ट करेगा, उसको 8 पार्ट में करेंगे सब, ये क्लस्टर बाई क्लस्टर। यहाँ पे जैसे एक कॉलोनी है, बीच में से रास्ता बना देंगे 5 किलोमीटर बराबर, उसमें इजराइल को घुसा देंगे, इजराइल की आर्मी रहेगी, ठीक। और इधर वाले से कोई कनेक्शन नहीं। 2-4 साल बाद हो जाएगा तो इन्हें अच्छी सुविधा देके, अच्छी लालच देके, कुछ हिस्सा से माइंड वॉश करके, इनमें कुछ लीडर बना के इन्हें सोमालिया में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन इनकी जो अलक्सा मस्जिद है वो तो फिर वेस्ट बैंक में। अच्छा, गाजा से करेंगे ये लोग, तो गाजा गायब कर देंगे लोग 2035 तक फुल इम्प्लीमेंट कर देंगे। खाली बचा वेस्ट बैंक को धीरे धीरे मारते हैं ये लोग। वो सेटलर है वेस्ट बैंक में, क्या करेंगे? गाजा का ही है ना। हाँ, सारा बॉल तो गाजा का है। ये वेस्ट बैंक वाले तो अपने ही सब फूका कारतूस है, सही क्या करेगा सर? ये किसी मोहल्ले कोई उसका कोर्ट आदेश देता है कि ये मोहल्ला इजराइल का है, अब कब्जा कर लेता है कि भाई कोर्ट ऑर्डर है। मतलब हमास को अगर आपने टैकल कर लिया तो आपका सारा खेल खत्म है। तो इनको सोमालिया में डिपोर्ट कर देंगे लोग। ठीक बात। कई को कहेगा लोग कि एक और टॉपिक सर बड़ा आजकल ट्रेंड है आरक्षण को लेकर। अब उसमें ये जैसे आप, क्योंकि आप गरीब बच्चों की बहुत बात करते हो, और एक सवाल मुझे किसी ने भेजा कि खान सर से पूछेगा कि जो लोग अब संपन्न हो गए हैं, आरक्षण को लेकर 2 नजरिया, एक होता है आर्थिक आधार पर, एक होता है सामाजिक आधार पर, लोग कहते हैं। लेकिन अब एक आने लगा है कि क्या आरक्षण जो संपन्न हो गए, जिनका स्टेटस अच्छा हो गया है, उनको उनके लिए छोड़ देना चाहिए जो उन्हीं के कैटेगरी में गरीब है। ये सुधीर चौधरी ने भी सुझाव दिया था कि जैसे मान लीजिए कोई SC है
तो उसको गरीब एससी के लिए छोड़ देना चाहिए, ये नहीं किसी और को दे दें, लेकिन संपन्न एससी को गरीब एससी देना चाहिए। तो क्या आरक्षण एससी एसटी ओबीसी जो संपन्न है उनको अपने ही एससी एसटी ओबीसी के लिए छोड़ देना चाहिए, या उनके पुरखों के साथ गलत हुआ था तो उसको उनका कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि हर साल कई सारे आईएएस पीसीएस भी निकलते हैं। इस साल कोई एक लड़की वायरल हुई थी बड़ी, तो उसका बैग वैग दिखा के बड़ा ट्रेंड चला कि देखिए 1 लाख का बैग यूज कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। इनको क्या जरूरत थी? इससे अच्छा किसी गरीब एससी एसटी ओबीसी को ही दे देते। देखिए बड़ा दुविधा वाला चीज होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्रीमी लेयर मतलब एक वेल सेटल्ड हो चुका है जिससे अब आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, तो अपने ही कैटेगरी के अगर किसी को पास ऑन कर देता है तो ये एक पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो इसमें 2-4 लोगों को वॉलंटरी आना चाहिए ताकि लोगों को लगे यहाँ पर, और फिर इसकी पारदर्शिता भी होनी चाहिए कि मान के चले उसने तो अपना छोड़ दिया कि भाई हम संपन्न हो गए, आप उठा के थमा दिए किसी और को, हाँ बात सही है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर तो भड़क जाएगा। फिर एक भी पकड़ाया तो फिर हमेशा के लिए रास्ता बंद। और ये भारत के अधिकारी हैं सब, सब तो पैसा देके पुरुष को महिला बना देगा सब बना देगा सब। हमारे यहाँ एक बच्चा आया था, का आई कार्ड बन जाता, आधार कार्ड एक बच्चा पास हो गया उसका, और ना एग्जाम देने गया तो उसको ना फॉर्म में ना मेल के जगह फीमेल था, तो वो कह रही है कि इसमें तो फीमेल लिखा हुआ है, तो कह रहा मेल है वो बता रहा है मेल है, फिर तो फीमेल लिखा हुआ है। अरे भाई कोई लिख रहा है वो ह्यूमन ही है ना, गलती से मार दिया उसको। अब हमारे पास आया कि सर एक गड़बड़ हो गया, हमके क्या हो गया? तो सर हमको फीमेल कर दिया तो ऐसे नहीं चलता अधिकारी है सब। पूरा चेंज तो होगा नहीं महाराज, अधिकारी ऐसे होते हैं यार। अच्छा, हमारे यहाँ 32 तो कार्ड भी होता है कितने चोर होते हैं अधिकारी बता रहे। एक पेपर ऐसे हो गया था, तो पेपर आया बक्सा में, तो पेपर को ले जाना था 3रा तल्ला पे, तो कौन ले ये नहीं गया थे 3रा तल्ला पे पेपर वो कह रहा है कि हम काहे ले जाएंगे, इसके लिए तो एक आदमी नियुक्त होना चाहिए, कूली या कोई एक लेबर नियुक्त होना चाहिए। अरे वो बच्चा एग्जाम में वेट कर रहा है, आपस में लड़ते लड़ते 1 घंटा तक पेपर वे नहीं दिया सब, वो बवाल कर दिया सब यहाँ पे। यूपी बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। हाँ, ये तो नौटंकी चल रही है बिहार में सर। जो अभी क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है बिहार में इस बार, चलो मैं इस पर नहीं आ रहा स्पेसिफिक, बिहार में कई सारे युवा नेता हैं। युवा नेताओं में किस में आपको उम्मीद ज्यादा बेहतर दिखती है? पॉजिटिव थोड़ा थोड़ा बता सकते हो, जनरलाइज स्टेटमेंट, किसी का नाम मतलब, चलो वैसे करते हो जैसे कई सारे नए लड़के। मुझे लगता है इस बार बिहार इलेक्शन लोग कह रहे हैं कि बड़ा स्पेसिफिक होगा, क्योंकि नीतीश जी की उम्र हो गई है। कई लोग मान रहे हैं शायद इस बार वो सीएम ना बने स्वेच्छा से, या पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, बट कई लोग इस चुनाव को मान रहे हैं कि ये चुनाव बिहार का अगला 20 साल की दशा तय करेगा, जिधर जाएगी। तो मान लो जो वोटर हो बिहार में, जो जाति धर्म से ऊपर जा रहा, क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए बिहार को? क्योंकि इस इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हो? अगर मैं स्पेसिफिक ना जाऊं नेताओं पर, तो भी मैं पूछ रहा हूं, मैं इस बार के बिहार इलेक्शन में कितनी अहमियत दे रहे हो आप? इस बार इलेक्शन में थोड़ा सा दिलचस्प भी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे क्या है कि जागरूकता सोशल मीडिया की वजह से पिछले 5 साल में कोरोना के बाद से बड़ा बढ़ी है, और प्रशांत किशोर भी बड़ा जागरूक किए हैं गांव-गांव जाके लोगों को भी, और ये सब फैक्टर आएगा। दूसरा क्या है कि अब लोग ना वो 2050 में हम विकसित हो जाएंगे 2047 में हम विकसित हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ों से लोग अब उब चुके हैं। उनका कहना है कि रोजगार दीजिए। अब इधर देखिएगा तो जब गवर्नमेंट ने बहुत सारे रोजगार दिए हैं, और जैसे तेजस्वी यादव, इनका पूरा एजेंडा ही यही है, एकदम फिक्स है कि हमने रोजगार दिया है, हमने इतना दिया है। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है। और दूसरा अभी क्या है कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इस जो स्कीम्स ला रही है, जैसे अब किसी को आप भात दे रहे हैं, चावल और गेहूं दे रहे हैं, भैया इसके जगह पे आप तेल और दाल दे दीजिए, हम काजू किशमिश नहीं मांग रहे हैं। ओके, मेन दिक्कत तेल खरीदने में, दाल खरीदने में। ओके, भात और गेहूं तो गौवा में मिल ही जाता है, तो हुए काम हो गया। आपको क्या दे रहे हैं केकरा भात के कमी? सरकार गई कल को ससुर तुम कहोगे खीरा काट के दे दो। हम आपसे क्या कहें, हम काजू किशमिश नहीं मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे हैं आपसे काजू किशमिश। लेकिन एक समस्या समझिए, ये बताइए कि हमको टाइफाइड हुआ है तो आप हमको कान खजुआने का दवाई दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे भाई? उसको दिक्कत। और आप देखिएगा ना, गरीब घर के ऐसे अगर चिवड़ा फ्राई करके आएगा ना, दिख जाएगा गरीब। अरे भतो बढ़िया गरम कर लेगा, 2 बूंद तेल डाल, तो तेल चाहिए होगा। तेल इतना महंगा कर दिए आप, क्या काम का हो गया है? अभी सरकार वाले सब सुन लेते हैं तो हमको बड़ा तिरछा नज़र से देखते हैं लोग कि ये तो भड़का रहा है आदमी लोग को। हम यही कहते हैं, अपन भात रखो, अपन गेहूँ रखो, भैया तुम उसको 2 किलो सरसों तेल दे दो,
दुइये 4 लीटर दाल, 2 किलो दाल दे दो। लेकिन ये कब तक देश में चलता रहेगा? जैसे आज मैं देखा 81 करोड़ लोगों को इस देश में फ्री में खाना मिल रहा है, जो उसको आप भोजन कहते हो। अब 140 करोड़ की आबादी में अगर 81 करोड़ आदमी मुफ्त भोजन वाले हैं, कहाँ जाएगा सर देश हमारा? ये भाई, तो उस तरह से देखिए तो 140 करोड़ को मोदी जी खोज इंजेक्शन मरवाए थे फ्री में, क्या हमारे पास है? अरे वो तो चलो कोविड था हमारा। ये बताइए, आपको जरूरत थी फ्री लगाने की? मतलब खरीद सकते थे कि नहीं? खरीद सकते थे, लेकिन जबरदस्ती पकड़ के हमारे पास आया, अभी हम मारेंगे तो फ्री में लगा तुम यार, जो फ्री में घुस। चलो तो आपदा आई थी, चलो उनको लगा कर दिए। अरे पैसा बचता तो उसके लिए हमको बड़ा अफसोस होता है। हमने अपने पूरे परिवार में कोरोना में जो इंजेक्शन कुचवाए थे हम लोग, या बूस्टर डोज लगा, पैसा लेना चाहिए था उनको। जो देने में सक्षम आप दे नहीं सकते थे। ये कर सकते थे कि जो देने में सक्षम हो, जैसे सिलेंडर में बाद उन्होंने कहा कि सक्षम वापस करना है, वापस कर दो, लोग कर दिए। हाँ, और उससे एक और अच्छा हो जाता, आप ना पैसे रख देते, जो देने में सक्षम थे वहां चले जाते, इधर भीड़ कम हो जाता। बाद में नेता लोग खाएगा, इससे अच्छा थोड़ा कुछ तो मिल रहा है। तो देखिए, बेसिक चीजें है ना, आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सब चीजें होते बड़े। अब एक बात बताइए, आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या किए बेटियों को पढ़ने के लिए? 2 लाइन लिख देने से बेटी पढ़ने लगेगी? मतलब इससे बोलने से क्या किए? एक लेडी गर्ल्स यूनिवर्सिटी खोले हैं, गर्ल्स का GST हटा दीजिए एजुकेशन से। निर्मला मैडम को बोलिए, अब इनको बुझाइए नहीं करता है। 18% GST काहे लगा है आप एजुकेशन पे? मतलब कोई ना पढ़े, शर्म की बात है कि नहीं? मोबाइल खरीदिएगा, इंटरटेनमेंट फिल्म देखने जाइए, 18% GST। आप पढ़ने आइए, 18% GST। शर्म आना चाहिए ना। अरे कम से कम 18 की जगह तू 28 कर दे, कम से कम फिल्म वाले दुनिया से तो ऊपर उठाओ, कम से कम इतना तो लाज शर्म होना चाहिए। छोड़िए पुरुषों की, महिलाओं का कर दीजिए, 18% कम आएगा। तो आखिर बोल देने से थोड़ी चीजें हो जाती है चेंज। 47 में कौन सी के हिसाब से हम डेवलप हो रहे हैं? कह रहे थे 12 लाख रुपए हमने टैक्स पे कम कर दिया, ये अच्छा डिसीजन था, बिल्कुल। तो जो अच्छा चीज है वो, उसमें कोई कमी नहीं है इस 12 लाख के। लेकिन ये वाला पॉइंट आपका सही है कि भाई हमारे एजुकेशन पर, अगर हम एंटरटेनमेंट पर, लग्जरी चीज़ों में हम पैसा खर्चा करते हैं, वहाँ बैठ लो ठीक है, बट बेसिक नेसेसिटी पे तो आप छूट दे सकते हो। हम जब ये हल्ला किए तो फिर पता चला गवर्नमेंट ने किताब पर GST नहीं था, वो पे लगा दिया। तो अब हम तनी दबे अंदाज में कहते हैं कि फिर कोनो चीज पे मत लगा दे। लोग सुनवे नहीं करती हैं इनको। वित्त मंत्री को बोलेंगे तो कहेंगे कि मैं तो पढ़ाई छोड़ दी। उनका तो अलग स्टेटमेंट आता है। पढ़ी है, वहाँ फीस बहुत कम होती है, वहाँ बहुत कम फीस होती है, तो उसके बाद भी पैसा लग रहा है। बहुत अजीब लगता है। तो लड़कियों को बोल देंगे कि पढ़ाई करो, कहाँ से करेगी वो? अच्छा, इस देश में JNU जैसी और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि जहाँ पे बेसिक मिनिमम पैसा देकर। एक JNU है तो सरकार को तो इतना खटक रहा है, आप वैसा 5-6 गो और बनवाइए, फिर वो तो सीधे सरकार की दुखते नस को पकड़ लेते हैं ना। नहीं, वो तो दुख रहा होगा, वो तो वहां पर हमें चाहिए आजादी से दुख रहा होगा। हाँ। हमको नहीं लग रहा पैसा दुख रहा होगा, लेकिन इस देश में भी लोग दुखता है, इतना कम में काहे पढ़ रहे हैं। हम भी सोचते थे JNU से सस्ता एम्स है। बाहर MBBS करेंगे तो 1-1.5 करोड़ लगेगा, अंदर 5,000। इतना भी बिना डोनेशन के। अगर हाँ, तो एम्स बेसिकली एम्स डोनेशन के लिए नहीं है। वो 1-8% सीट जो रहती है डोनेशन वाली, वो अलग चीज है वहाँ पे। लेकिन जो एम्स में निकाल के जाते हैं वो लोग,